आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे शुमाली कश्मीर का। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से जो बड़ी खबर के सुंबल में एक जोरदार धमाका हुआ है और धमाके में 6 अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। आज सुबह ही सुंबल बांडीपुरा इलाके में एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि सोमू स्टैंड के नजदीक एक जोरदार धमाका हुआ है जिसकी वजह से न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। 6 अफराद जख्मी, जिनमें से 4 को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और जब जख्मी हुआ धमाका हुआ, धमाके के बाद ही फौज और सीआरपीएफ और पुलिस की जानिब से उस पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और साथ ही साथ इस हवाले से तफसीलात भी तलब की जा रही है। क्या ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, इस पर तफसीलात आनी अभी बाकी हैं। जख्मियों की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद अल्ताफ ये जख्मी में इनमें शामिल हैं, फैसल फयाज भी है और साथ ही साथ मुश्ताक अहमद, तस्लीमा बानो यानी कि एक खातून भी जख्मी हुई है। उसके साथ साथ ही अब्दुल हमीद और फयाज अहमद, ये 6 लोग जख्मी हुए इस धमाके में, जिसमें से एक खातून भी शामिल है और 4 को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है जख्मी हालत में। पहले उनका इब्तिदाई इलाज मालजा सुंबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, उसके बाद ही उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जहूर अहमद के पास चलते हैं। जहूर, क्या कुछ तफसीलात है ये धमाके के हवाले से? जी बिल्कुल गवर, अगर हम बात करेंगे जो सुबह 10 बजे के आसपास जो यहाँ पे जो है पूरा सा धमाका हुआ सुंबल बांडीपोरा के जो यहाँ पे सोमो स्टैंड है, यहाँ पे जो सिविलियंस की भीड़ होती है क्योंकि सोमो स्टैंड यहाँ पे ही जो है श्रीनगर या अगर हम बांडीपोरा या गांधरबल की जो यहाँ पे जो सोमोज लगते हैं जहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं, एक भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पे एक जो जंक्शन है यहाँ पे सुंबल में जो एक हाईवे भी है यहाँ पे, और यहाँ पे है एक पूरा असरार जो धमाका हुआ जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। उनको जो है नजदीकी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल लाया गया था, जहां 4 को जो है मजीद इलाज मुआवजा के लिए श्रीनगर जेबीसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 2 जो है जो स्प्लिंटर इंजरी है उनको सीएचसी सुंबल में ही रखा गया है। मैंने अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर खान से बात की, उन्होंने तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि 6 लोग जख्मी हुए हैं, उनमें जो नाम भी सरफरिस्त से आ चुके हैं और इसमें एक हामिला खातून भी है। जो 9 मंथ जो हामिला खातून है उसको स्प्लिंटर इंजरी आई है, लेकिन वो सुंबल हॉस्पिटल में ही इलाज है। और जो 6 लोग है सारे जो है स्टेबल बताए जा रहे हैं और उनको जो अभी जो यहाँ पे जो फोर्सेस आ गए हैं 30 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस। जरा ये बताएगा कि धमाके के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है कि धमाका कैसे हुआ, क्या कुछ था इसमें? इस हवाले से पुलिस का जो है इब्तिदाई रिपोर्ट के हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी गवर, अगर हम बात करेंगे पुलिस के हवाले से, पुलिस और कई जो ऑफिसर्स हैं हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल जो सोर्सेज के हवाले से बात करें, अगर उनका माने तो ये ग्रेनेड अटैक बताया जा रहा है क्योंकि सोर्सेज ने हमें जो कंफर्म किया है, लेकिन ग्रेनेड अटैक बताया, लेकिन ऑफिशियल इसमें जो कंफर्म नहीं कर रहे हैं वो अभी बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन है, अभी कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, लिटिल बिट कॉर्डन ऑफ किया गया है। और जो सोमो देते हो आसपास जो होटल जितने भी दुकानदार हैं उनको 3 सेक्टर ब्रिगेडियर जो खुद मुआयना कर रहे हैं, उनको पूछताछ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि
यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है कि कुछ हाथ में लगे। अभी जो है कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे पुलिस और नीम फौजी फौजी जो है हमें देखने को मिल रहा है। एक भारी मात्रा में यहाँ पे जो है फौज की जो तैनाती कर दी गई है और यहाँ पे जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च कर दी गई है, और जो आने वाले जो कई अपराध को जो सस्पिशियस भी लग रहे हैं उनको पूछताछ भी किया जा रहा है। जी गवर ज़हूर, जरा ये बताएगा, ये जो जराये का मानना है कि ग्रेनेड हमला हुआ, तो ये ग्रेनेड हमला किस पे हुआ? क्या ये वहां पे लोगों पे किस पे हुआ था? क्या वहां पर फोर्सेस भी थे जब ये ग्रेनेड हमला हुआ? जी गौर, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया, बिजी हब है यहाँ पे, सुंबल का एक बिजी हब है, क्योंकि जंक्शन मोड़ है यहाँ पे। हर जो इलाके की जो गाड़ियां हैं यहाँ पे निकलती है, उसके साथ साथ कुछ दूरी पे ही जो है एक नाका भी लगता है, जो रूटीन में यहाँ पे नाका होता है वो भी होता है। और यहाँ पे रिपब्लिक पार्टीज भी होती है, देश की आर्मी की, वो ज्वाइंट लेयर पे होती है, वो भी यहाँ पे थे। और अभी इसका कहना मुनासिब होता क्या था, ये टारगेट फोर्सेस पे था या सिविलियंस पे था, लेकिन इसमें जद में जो है सिविलियंस आ गए और कुछ गाड़ियां हैं जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां, उनके भी शीशे जो है टूट गए हैं और कुछ और नुकसान भी हो गए हैं, उनका भी जो यहाँ पे देखा जा रहा है। और पुलिस जो है मौके कर रहे हैं और यहाँ पे जो है पूछताछ भी किया जा रहा है। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद आपका। ये थे सुंबल बांडीपुरा से ज़हूर अहमद तफसीलात फराम करे थे, जहां सुंबल जो सोमू स्टैंड है वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ, पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा बल्कि 6 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक खातून है, जो एक हामला खातून, वो भी जख्मी हुए, जिनका बांडीपुरा में ही इलाज चल रहा है। लेकिन 4 जो जख्मी हुए हैं उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस और फौज और सीआरपीएफ की जानिब से पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया है और इस सिलसिले में सभी जो चीज़ें खंगाली जा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज से लेकर पूरी तहकीकात की जा रही हैं कि आए ये धमाका क्या हुआ, ग्रेनेड हमला था या कुछ और था। इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। बढ़ते हैं आगे, बात अब सरहदी जिला पुंछ की करते हैं, जहां पुंछ के बट्टा दूरिया इलाके में ऑपरेशन आज 16वें दिन में दाखिल हुआ है और आज फोर्सेस की जानिब से मजीद पेशरफ्त की जा रही है। जो ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है, उसकी तरफ मजीद पेशरफ्त की जा रही है, पेशकदमी की जा रही है और माना जाता है कि ऑपरेशन को चंद ही दिनों के अंदर इख्तिताम किया जा सकता है। जबकि ऑपरेशन के पेश नज़र मजीद कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है पूछताछ के लिए, जहां नेपाल के अंदर से है 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पर पुंछ में भी कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जबकि जम्मू पुंछ शहरा जो है वो भी अभी तक भी ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं हुआ। बदस्तूर गाड़ियों की आमद रफ्त फिलहाल बंद है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे है हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ अपडेट हैं? आज के ऑपरेशन की बात करेंगे तो 16वें रोज ही दाखिल हुआ है ऑपरेशन, क्या कुछ अपडेट हैं? गौर, बिल्कुल भाटा दुड़िया इनकाउंटर की बात करें, जहां जहां दिन ब दिन ही आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें हर दिन नए खुलासे अब सामने आने शुरू हो गए। अब इसमें एक नया खुलासा जो जराये के हवाले से सामने आ रहा है कि इसमें फौज को 6 से 8 हाइडोट मिले हैं इस जंगल के अंदर से, जिसमें खाने पीने की अशिया के साथ कपड़े भी हैं और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है, जिनका ताल्लुक इसी इलाके से बताया जा रहा है, जो पंजाब में काम करते थे, मगर जो जराये से खबर आ रही है कि उसके बाद ये भागने की कोशिश कर रहे थे, इनको नेपाल के काठमांडू से हिरासत में ले लिया गया है, जो सऊदी अरब की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस हवाले से बात करें दूसरी जम्मू पुंछ हाईवे की, तो आज भी बंद रखा है गाड़ियों की आवाजाही के लिए। जिस तरह की आप खबरें सामने आ रही हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि एनकाउंटर अब अपने आखिरी दौर की तरफ चल रहा है, जहां 1 या 2 दिन में इसके बारे में मुकम्मल तफसील दे के इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा या इसमें मजीद कोई नई बात सामने आएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसमें कई नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह हमने देखा था कि चंद रोज पहले भी एक खुलासा हुआ था, जिसके बाद जम्मू सेंट्रल जेल से एक पाकिस्तानी कैदी जो मिलिटेंट था उसको लाया गया था और उसके बाद उस पर फायरिंग हुई थी मिलिटेंटों की तरफ से, वो भी इसमें मारा गया था और उसमें 2 पुलिस के जवान और एक आर्मी का जवान भी घायल हुए थे। और ये नया खुलासा अब इसमें आ रहा है सामने कि जिसमें 3 लोगों को OGW भी करार दिया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, तफसीलात फराम करे थे। आज पुंछ के बट्टा दूरिया इलाके में 16वें रोज भी ऑपरेशन दाखिल हुआ है और माना जाता है कि कई अफराद की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल के अंदर से भी जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई और इस सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। नाज़रीन, हम आपको सीधे पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर इन्वेस्ट समिट इस वक्त चल रहा है, जहां पर पंजाब के CM भी मौजूद है। क्या कुछ है हमको दिखाएंगे? And apart from other agriculture machinery, we are the leaders in tractor production. Punjab is one of the largest tractor manufacturing states in India, and we hold 29% share in tractor production in the entire country.
The state also ranks second in terms of tractor exports from India, which is about 22%. We have our brands, which the Honorable Minister also mentioned, our homegrown brands of Sonalika, Preet, Swaraj, and in agriculture machinery, we do have global giants, John Deere and Claas as well. In bicycles, more than 75% of bicycles in India and 92% bicycle parts are produced in Punjab. And the state ranks #1 in export of bicycles in India. Ludhiana, as we all know, is the bicycle hub of India with the single largest bicycle manufacturing unit of Hero Cycles. In agri and food processing, which is our natural strength, the state is a leader in production of several agricultural commodities and home to many majors such as ITC, HUL, Nestle, Pepsi, Coca-Cola, and Cargill. In textiles, we are the hosiery capital of India, accounting for 65% of India's production of hosiery. We have some major homegrown brands, Trident, Duke, Nahar, Shingora, which are exporting to major global stores like Target, Walmart, Marks and Spencer's, Reebok, and Nike. The good thing is that they are not only exporting for them as their brands, but are also exporting their own products under their own private labels. In light engineering, Punjab accounts for a share of 25% of secondary steel market in the country. They are also leaders in machine and hand tools, precision tools, and the state accounts for 85% of India's sewing machine production. We are also the sports hub of India. Jalandhar is one of the largest hubs for sports goods manufacturing, and you'll all be happy to know that products from Punjab are used in major global events such as hockey at 2020 Olympics, World Cup Rugby 2019, and Soccer World Cup 2014 as well. But the strength of the state is through its 3 lakh MSMEs who are very competitive and are deeply embedded into the global value chain. Many global MNCs have made Punjab their home. Punjab exports its produce to over about 100 plus countries across diverse sectors. This leadership in diverse sectors is what makes our growth story truly transformational. The industry is at the core of this growth. The government, of course, has always played the role of a facilitator and made significant efforts to provide a conducive and helpful business environment in the state. We have always built in collaborative partnership, and we believe that this inclusive growth and balanced regional development of the state is most critical for the state's economy to prosper. The good part is that we have always involved the industry and carried out stakeholder discussions before any decisions are taken. The Industrial and Business Development Policy 2017 was laid out in consultation with all stakeholders, and this policy, as you all know, has a slew of incentives to attract investments in the state and is one of the best and the most attractive incentive-based policy in the entire country. Our notable incentives include 100% net GST reimbursement, both on inter and intrastate sales, liberal employment subsidies, GST reimbursement, both on inter and intrastate sales, liberal employment subsidies, up to rupees 48,000 irrespective of domiciles, among many others. As I mentioned, we believe in collaborative decision making, and industry has always been providing us with feedback, and we have had a continuous dialogue with major industry associations such as the CII, PhD Chamber, and they are all part of the state level committees and district level committees that grant approvals and sanctions for fiscal incentives as well. This is our mechanism to ensure that we receive a continuous feedback from the industry so that we can continuously improve upon our working. The government continuously engages with the industry to identify and resolve challenges and issues that hinder industrial growth in the state. And as part of the reform process that we have introduced to make Punjab the best state in terms of ease of doing business. The flagship Punjab Innovation Mission, which is a 150 crores initiative, is private-led, government-backed initiative to promote startups in Punjab. Mr. Pramod Bhasin actually leads this mission.
The industrial and business development policy was complemented with a slew of unprecedented initiatives to ease the regulatory burden in the state. Many forward-looking provisions, having statutory backing and being the first of their kind in the country, have been adopted. We believe that reforms are an anchor, and innovation in governance by the state is really the key for all the initiatives that we have been taking till now. Till now, over 2,000 plus reforms have been undertaken by the state in the last few years, and some of these include the central inspection system, which allows only computerized risk-based selection of establishments and random selection of inspectors. It is mandatory for these inspectors to upload their inspection report online within 48 hours. This brings in a huge transparency into the entire regulatory regime. Through the Punjab Bureau of Investment Act 2021, automatic deemed approvals have been allowed, and now all approvals are deemed to be approved. Approvals are deemed to be approved post expiry of stipulated service delivery time. As on date, 533 approvals have been granted under this route. Through the Punjab Goods Carriages Regulation and Prevention of Cartelization Rules 2017, the state has abolished the truck unions to ensure free and fair movement of goods in the state. Through the Right to a Business Act 2019, MSMEs can immediately start their business by provisions of self-certification. E-auction for online and transparent land allotment has been introduced, and we have laid great emphasis on governance and brought in several provisions to ensure that the role of government is limited only to facilitation. The Punjab Anti-Red Tape Act, a first of its kind reform in India, aims to reduce compliance burden for businesses and citizens by a minimum of 50%. All the services shall be made online. Around 1,608 compliances have till date been simplified, reduced, or eliminated. Punjab has also become the first state to freeze a defined list of NOCs required by industry for setting up an enterprise, and no department, I repeat, no department can actually ask for any other NOC without the approval from the Council of Ministers. This was a long pending demand of the industry to set up a state groundwater authority, and we have already set it up to facilitate easy approvals for industry users. And in the long run, we believe that this would assist in long-term planning and ensuring sustainable management of groundwater in the state. The Invest Punjab Business First portal provides all regulatory approvals without any physical touch points with any department officials. More than 120 services and 36 fiscal incentives of 16 state departments and two central agencies are being delivered in an online manner on anytime, anywhere basis without any physical touch point. Invest Punjab is also the nodal investment promotion agency of the state that serves as a single point of contact for any investor. I can see here a lot of you who have actually had their experiences, their wonderful experience with Invest Punjab, and I am sure that you'll be able to vouch for the efficiency and effectiveness of this agency. Officers from 23 departments are available under one roof, and the CEO is vested with the power to get level clearances in the state. Invest Punjab has actually been ranked as the top performer investment promotion agency in the country by the Government of India. We are also now setting up the District Bureau of Industry and Investment Promotion at all districts for investor facilitation at district levels. In phase 1, these bureaus would be set up in 6 districts in Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Patiala, and Bathinda. We are also developing state-of-the-art mega industrial parks to cater to needs of industry with large land requirements on the Ease of Logistics Index by Government of India. We are one of the few states that are connected with both the eastern and western dedicated freight corridors. The state offers an excellent quality of life to the investors, and we have been ranked first in school education in the Government of India's Performance Grading Index 2019-20. तो इस वक्त IIT, IIM, and our host institution today, ISB, AIMS, are all present in the state. IIT Ropar is the second highest ranked Indian university in the Times Higher Education World University Rankings 2020. Private universities that are playing a fantastic role in delivering world-class education in India, in Punjab, are also being welcomed. Today, we are also ranked 5th in the Niti Aayog's Health Index. We are a state which has the lowest share of cognizable crime amongst major industrialized states in India. We are also ranked first in safety
and legal environment by Niti Aayog, and fourth in India, justice report by the Tata Trusts. Incidentally, I must also highlight here that the state has not seen a major labor strike anywhere, in any industry in the last 3 decades. We are one of the most peaceful industrial labor states. I would like to now reassure the investors that our Chief Minister, Shri Charanjit Singh Channi, has a great vision for the industrial growth in Punjab, with the entrepreneurial spirit of industry and supportive policies of the government. And now, ladies and gentlemen, here's an audio-visual interlude. This state presentation covers so many splendid dimensions of the industrial ecosystem of Punjab, and also acquaints us with the systematic, technological, and institutional reforms taken by the state government recently. So now, let's view the state presentation. Punjab, the land of 5 rivers, where nature and faith meet. A land blessed by the Gurus. A state with its composite culture and unique Punjabiyat. A state known for its forts and palaces, for its verdant water bodies, and its place of worship, and above all, the Golden Temple. A place where tradition and modernity seamlessly fuse into each other. The state's brave and industrious people guarding India's frontiers, as well as giving India the green revolution and contributing in creating a vibrant industrial and business environment in the country. Truly, India begins here. Punjab has scripted an incredulous industrial growth story in the last 4.5 years. The state has secured on-the-ground investment of more than 99,000 crore rupees in over 3,300 project proposals during the last 4.5 years. This has resulted in creating potential employment opportunities for 3 lakh plus youth. Punjab's investment story witnessed a major boost in 2017. Since then, the Punjab government has undertaken many new initiatives to create a robust industrial ecosystem in the state. The current government has worked extensively to improve the business climate in Punjab by bringing in institutional, systematic and technological reforms. These include reforms such as attractive incentives extended under Punjab Industrial and Business Development Policy 2017. Development of new industrial infrastructure and extension of Invest Punjab model at district level for MSME units. In addition, reforms range from introduction of an end-to-end online Invest Punjab Business First portal that provides 120 plus time-bound regulatory clearances and services from 16 departments to the recent implementation of deemed approvals, wherein automatic approvals will be generated and granted online through Business First portal in case of lapse of stipulated time period by the authority. Additionally, the state provides for trailblazing ease of doing business reforms such as auto-renewal of consents based on self-certifications, decriminalization by establishment of a powerful oversight committee, grant of in-principle approvals to new MSMEs based solely on self-certifications under the Punjab Right to Business Act 2020 and others. Recently, in a landmark move to reduce compliance burden on businesses and citizens, Punjab government has also notified the Punjab Anti-Red Tape Act 2021, under which all departments have to reduce compliance burden by at least 50%, and all G2B and G2C services will be online. The state has reduced over 1,600 compliances already. This has resulted in investments in coveted projects such as Varun Beverages, Amity University, International Tractors, Coca-Cola through Ludhiana Beverages, Hero E-Cycles, Swaraj Mahindra, Hindustan Unilever, PepsiCo, Verbio from Germany, Air Liquid, and the recent ones Aditya Birla Group and JK Papers. The feather in the cap is that many of these projects have come from foreign investors and MNCs from countries including USA, UAE, Spain, Germany, France, Japan, Singapore, UK, Italy, South Korea, New Zealand, Netherlands, and Denmark. Our experience in executing this project has been extremely positive. We have received
tremendous support from the Punjab Bureau of Investment. All approvals have happened in a time-bound fashion. In fact, it is commendable that the approach of the Bureau has been one of finding a solution to any problem that comes in the way.